वेब सॉकेट्स में हम लोगों ने समझा था कि वेब सॉकेट्स होते क्या हैं और किस तरीके से उसके ट्रैफ़िक को बगसूट के थ्रू इंटरसेप्ट किया जाता है, मॉडिफ़ाई किया जाता है, देन उसके बाद रिप्ले कैसे किया जाता है, रीजनरेट कैसे किया जाता है और मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं हम वेब सॉकेट के कनेक्शंस को, ठीक है? अब ये सारे प्रैक्टिस जो चीज़ें यहाँ पे आपको थ्योरेटिकली स्टेप बाय स्टेप बता रखे हैं कि कैसे करना है आपको बगसूट के थ्रू, वो सारा कुछ आपको कुछ लैब्स के थ्रू ट्राई करने के लिए मिलेगा कि कैसे उनको प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म किया जाए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वेब सॉकेट के रिलेटेड जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वो मैंने आपको बताया था कि सेम वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। जैसे आप लोगों ने एचटीटीपी के अगेंस्ट पढ़ी थी अभी तक एसक्यूएल इंजेक्शन, देन उसके बाद क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, देन ऑथेंटिकेशन नहीं इसके अलावा आपका ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल हो गया या आपका एक्सएमएल, एक्सटर्नल एंटिटीज़ हो गया, एक्सएक्सी हो गया। इस तरीके के जो भी अटैक्स हैं या आउट ऑफ बैंड वाली जो टेक्नीक्स हैं टॉम बेस्ड जो अटैक्स थे, वो सब आप यहाँ पे भी परफ़ॉर्म कर सकते हैं सेम तरीके से। बस आपको वेब सॉकेट्स में वो वल्नरेबिलिटी निकालनी है, ना कि मतलब वो जो पैरामीटर्स होंगे, वो एचटीटीपी के पैरामीटर नहीं होंगे इस बार। पैरामीटर्स कहाँ के होंगे? वेब सॉकेट के पैरामीटर्स होंगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि वेब सॉकेट सबसे पहले तो यूज़ हो रहा है या नहीं, वो मैंने बताया था कि अगर आपको वेब सॉकेट्स हिस्ट्री वाले टैब में जाके कुछ दिखता है, तो मतलब वेबसाइट वेब सॉकेट यूज़ कर रही है। अगर कुछ नहीं दिखता है, तो मतलब नहीं यूज़ कर रही है, ठीक है? वेब सॉकेट बताया था ना वर्ब सूट में आपको जैसे एचटीटीपी हिस्ट्री होता है, वैसे ही वेब सॉकेट हिस्ट्री भी होता है। तो वेब सॉकेट हिस्ट्री में जाके आपको ये पता चल जाएगा कि वेबसाइट ये वेब सॉकेट्स को यूज़ कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसका बताया था मैंने आप लोगों को। इस लैब के थ्रू पता भी चल जाएगा कैसे आइडेंटिफ़ाई होगा। ठीक है? तो जैसे आपको प्रॉक्सी में जाके अभी आपको एचटीटीपी हिस्ट्री पे जा देते हैं हम लोग। अभी कहाँ जाएँगे? वेब सॉकेट्स हिस्ट्री के अंदर। तो ये आपको बता देगा कि अगर यहाँ पे कुछ दिख रहा है कंटेंट, मतलब वेबसाइट वेब सॉकेट्स यूज़ कर रही है, अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं यूज़ कर रही है, ठीक है? तो जो फर्स्ट कैटेगरी आपको बताई गई यहाँ पे वो है मैनिपुलेटिंग वेब सॉकेट मैसेजेस टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी। अब आप वेब सॉकेट के जो मैसेजेस हैं या फिर वेब सॉकेट के जो पैरामीटर्स हैं बेसिकली उनको आप मैनिपुलेट करोगे, चेंज करोगे, उनकी वैल्यूज़ को आप ऑल्टर करोगे और उसके बाद आप देखोगे कि आप कुछ वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि अम, अ, मान के चलिए कि एक चैट एप्लीकेशन है दैट यूजेस वेब सॉकेट टू सेंड चैट मैसेजेस बिटवीन ब्राउज़र एंड द सर्वर। When a user types a chat message, a WebSocket message like the following is sent to the server. मान के चलिए यूज़र ने कोई मैसेज एक चैट चैट बॉक्स है, वहाँ पे यूज़र ने कोई मैसेज टाइप किया, तो वो मैसेज ऐसे जाएगा सर्वर की तरफ, इन पैरामीटर्स के थ्रू जाएगा। और ये पता है आपको कौन-सा डेटा स्टोर करने का तरीका है ये? ये कौन-सा मेथड है? जेसॉन है ना ये? तो जेसॉन में आपको इस तरीके से आप पैरामीटर्स को वैल्यूज़ को, पेयर को आप मेंशन करते हैं, है ना? की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। तो की या फिर पैरामीटर का नाम क्या हो गया? मैसेज और उसका वैल्यू क्या हो गया? हेलो कार्लोस। तो इस तरीके के पैरामीटर्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। द कंटेंट ऑफ द मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड अगेन वाया वेब सॉकेट्स टू अनदर चैट यूज़र एंड रेंडर्ड इन द यूज़र्स ब्राउज़र्स एज़ फॉलो। अब होगा क्या सेम कॉन्सेप्ट में समझिए कि ये मैसेज गया, तो आपको दिखता है कि वो मैसेज सामने वाले के स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। जैसे आपको आप किसी को कोई मैसेज करते हो, तो वो जो मैसेज है वो आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। सामने से जो रिप्लाई आता है वो आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है ना? तो ऐसे ही कोई और एप्लीकेशन भी होगी बैकएंड में जिस पे भी ये चीज़ें आके प्रिंट हो रही होंगी। ये वो सिचुएशन मानी जा रही है जहाँ पे 2 यूज़र्स लाइव बैठ के एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइव। तो आपने कुछ भेजा तो वो उसके ब्राउज़र पे जाके एज़ इट इज़ दिखने लगेगा और वो कुछ भेजेगा तो आपके ब्राउज़र में दिखेगा नहीं तो फिर आप चैट कैसे कर पाओगे? आप पुराने मैसेजेस देख कैसे पाओगे? आप व्हाट्सएप करते हो किसी को, आपने मैसेज भेजा तो वो मैसेज दिखता है ना कि हाँ भाई भेज रखा है, वो एक स्टैटिक फॉर्म में दिख जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी बात कर रहा है वो। तो वो जो सामने वाला बंदा है उसके स्क्रीन पर वो मैसेज ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है? ये टीडी का मतलब क्या होता है? टीडी टैग कब यूज़ होता है? टेबल। ये टेबल को डिफाइन करता है ये, ठीक है? ये बता रहा है कि आपका डेटा जो है टैबुलर फॉर्म में जाकर स्टोर हो रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है क्लाइंट के ब्राउज़र पे, ठीक है? जो यूज़र दूसरा बैठा है बंदा बैठा है उसके ब्राउज़र पे वो टेबल के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करे। टेबल एक तरीका है जैसे आप पैराग्राफ
मेंशन करते हैं, आप हेडिंग मेंशन करते हैं H1 टैग से, P टैग से आप पैराग्राफ दिखाते हैं। वैसे ही TD टैग से हम लोग टेबल डिफाइन करते हैं, जिसमें अलग-अलग रोज़ और कॉलम्स हम लोग मेंशन करते हैं, है ना? तो ये एक एक पर्टिकुलर कंटेंट एक रो में जाके बैठ जाएगा जाके, ठीक है? उसके बाद अब अगर अटैकर ने इस पैरामीटर के वैल्यू को चेंज करके कुछ ये कर दिया, अब इस केस में क्या होगा? क्योंकि अटैकर ने ये महसूस किया कि वो जाके वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस की जो वल्नरेबिलिटी है वो यहाँ पर हम लोग ट्राई कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने एक इमेज सोर्स या फिर स्क्रिप्ट डाल दीजिए आप, या जो भी आपने अलग-अलग तरीके के पढ़े हैं, एंकर टैग पढ़ा हुआ है, जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है एक्सेसेस के अंदर वो आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो। और अगर सर्वर साइड पे कोई भी फ़िल्टरिंग नहीं लगी हुई है, वो चेक नहीं कर रहा है, वैलिडेट नहीं कर रहा है, अगेन सेम एचटीटीपी वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपका इनपुट कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसकी जगह फिर आप सोचते हो कि मैं वहाँ पर एक्सएसएस का कोई पेलोड डाल के देखूँ, जावास्क्रिप्ट का कोई मैलिशियस पेलोड डालूँ, और वो पेलोड एग्ज़ीक्यूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर्वर उसको चेक ही नहीं कर रहा है। सर्वर ये नहीं देख रहा कि यूज़र ने कुछ मैलिशियस पैरामीटर या मैलिशियस सिंबल्स को यूज़ कर रहा है, वो जैसे ग्रेटर देन, लेसर देन या इक्वल्स टू, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, इस तरीके के अगर आप वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हो, तो वो सर्वर अगर एक्सेप्ट कर रहा है उन चीज़ों को, तो वो वल्नरेबिलिटी होगी, और वो कौन-सी वल्नरेबिलिटी होगी आपकी? एक्सएसएस, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ पर आपने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक परफॉर्म किया है यूजिंग वेब सॉकेट्स। वेब सॉकेट्स के थ्रू आपने इसको परफॉर्म किया। तो अगेन कॉन्सेप्ट सेम है, वेब सॉकेट्स के भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एचटीटीपी के पैरामीटर्स होते हैं गेट में, पोस्ट में, वैसे ही यहाँ पे भी पैरामीटर्स होते हैं, और वो पैरामीटर्स के अंदर अगर आप मैलिशियस वैल्यूज़ डाल दो और वो वैल्यूज़ सर्वर चेक ना करे, मॉडिफाई ना करे, या उनको ऑल्टर ना करे, उनको एस्केप ना करे, तो आपकी वल्नरेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है? तो एक लैब आपको सिंपल सा दिया हुआ है, इसको ओपन कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है मैनिपुलेटिंग WebSocket messages to exploit vulnerabilities. This online shop has a live chat feature implemented using WebSockets. Chat messages that you submit are viewed by a support agent in real time. To solve the lab, we have to use a WebSocket message to trigger an alert pop-up in the support agent's browser. आपको XSS का अलर्ट पॉपअप, मतलब XSS अलर्ट टारगेट करना है, जिसकी वजह से जो भी सपोर्ट एजेंट रियल टाइम में आपके चैट्स को देख रहा है, उसके ब्राउज़र पर एक अलर्ट पॉपअप विज़िबल हो, शो करे। वही आपको बताया कि यहाँ पे 2 बंदे आपस में बातें कर रहे हैं, तो आपने किसी से चैट करा, तो जो सामने से बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, वो लाइव है। वो कोई ऑटोमेटेड चैटबॉट नहीं है, वो लाइव पर्सन है जो आपसे चैट कर रहा है, और वो क्योंकि आपसे चैट कर रहा है, तो वो आपको रिप्लाई करेगा। वो भी अपने ब्राउज़र से ही कर रहा होगा, तो उसके ब्राउज़र पे वो रिफ्लेक्शन दिखाई देना चाहिए, जो आप भेजोगे एक्सेस के थ्रू, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा मान लो, एग्ज़ाम्पल के तौर में, जैसे आपने व्हाट्सएप वेब यूज़ कर रहे हो, है ना? सामने वाला भी वेब व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है। आपने कुछ कंटेंट डाला, और आपने वेस मैलिशियस एक्सेस का कंटेंट डाला, और ये ट्राई करने के लिए कि वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। और मान के चलो कि व्हाट्सएप में ये वल्नरेबिलिटी थी, ऐसा कुछ है, तो वो वहाँ पे क्या होगा, सामने वाले के, अगर वो इस पे यूज़ कर रहा होगा, ब्राउज़र पे यूज़ कर रहा होगा, तो सामने वाले के ब्राउज़र पे वो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, क्योंकि आपने एक मैलिशियस एक्सेस का पेलोड डाला हुआ है। तो ऐसा ही कोई चैट फंक्शनैलिटी इस वेबसाइट पे भी आपको दिया गया है। जैसे अगर आप लाइव चैट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपके पास चैट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? तो उसको कॉपी करके ले जाइए आप बर्बसूट वाले ब्राउज़र पर। तो आपके सामने आ रहा है ऑप्शन कि आप मैसेज कर सकते हो। कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे लिखा आ रहा है यू नाउ चैटिंग विद हेल्पलाइन। हेल्पलाइन नाम का कोई पर्सन है जिससे आप क्या कर रहे हैं अभी? बातें कर रहे हैं। तो मैं जो भी मैसेज यहाँ पर टाइप करूँगा, वो मैसेज हेल्पलाइन के पास जाएगा, और हेल्पलाइन उसके लिए आपको रिस्पॉन्स देगा। चलिए, सो मैसेज करते हैं हम लोग उसको, अपने ब्राउज़र से बर्बसूट को कनेक्ट कर लेना, ठीक है? ताकि जो भी मैसेजेस हम लोग यहाँ पे भेजें वो वहाँ पर जाए। सेंड करिए, मैंने जैसे हाय लिखा, तो उसके सामने से कुछ रिस्पॉन्स आया, डज़ योर मॉम नो यू आर स्टिल अप? इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स कर रहा है वो, ठीक है? तो ये आपको कॉमेडी रिस्पॉन्स करेगा। आप उसको कुछ भी
भेजोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग मतलब कुछ अलग ही आपको लिखा आई विल हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन बट नॉट फ्रॉम यू। ठीक है, तो आप जाइए वापस। वो भेजते ही मारेगा बहुत बार। ठीक है, तो आपने जब इतने चैट मैसेजेस भेजे, वेबसाइट ओपन किया, तो आपको एचटीटीपी हिस्ट्री पे कंटेंट दिखेगा, नो डाउट। बट अगर आपको वेबसॉकेट्स हिस्ट्री पे भी कंटेंट दिखता है, आपको दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर इस ये वेबसाइट से रिलेटेड कुछ वेबसॉकेट मैसेजेस गए हैं। किस डायरेक्शन में? सर्वर की तरफ, कुछ क्लाइंट की तरफ वापस आए हैं। तो इस तरीके के मैसेजेस क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो मतलब ये जो वेबसाइट है, वो क्या यूज़ कर रहा है? वेब सॉकेट्स को यूज़ कर रहा है। और उसके अलग-अलग एंड पॉइंट पे वो रिक्वेस्ट भेज रहा है। जैसे कि यहाँ पर चैट पे रिक्वेस्ट भेजा। अब एक चीज़ याद रखना, वेब सॉकेट का जो कनेक्शन है, वो एस्टैब्लिश होता है रेडी मैसेज से। सबसे पहला मैसेज जो क्लाइंट भेजता है सर्वर की तरफ, वो कौन-सा मैसेज होता है? रेडी। जो ये बताता है कि जो कम्युनिकेशन है, वो हम लोग इनिशिएट करना चाहते हैं। जैसे हम लोग टीसीपी कम्युनिकेशन करते थे, तो वहाँ पे सेंड पैकेट भेजते हैं। वैसे ही यहाँ पर वेब सॉकेट्स के कनेक्शन को इनिशिएट करने के लिए रेडी वाला मैसेज भेजा जाता है। ठीक है? उसके बाद सामने वाला जो सर्वर है, वो आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा। बीच में एक सेशन को एक तरीके से चेक करने के लिए कि वो एक्टिव है या नहीं है, उसको एक्टिव रखने के लिए क्या होते हैं, पिंग पोंग मैसेजेस भेजे जाते हैं। ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, पिंग पोंग। तो आप सर्वर की तरफ भेजते हैं पिंग, सामने से रिस्पॉन्स आता है पोंग। आपने भेजा पिंग, सामने से रिस्पॉन्स आता है पोंग। तो इस तरीके से ये चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है? डायरेक्शन ज़रूर देखना, ठीक है? टू क्लाइंट मतलब ये क्लाइंट की तरफ आ रहा है। टू सर्वर मतलब कि वो सर्वर की तरफ जा रहा है, ठीक है? अब इसमें से वो मैसेज आपको देखना, अब यहाँ पे आपको लेंथ भी दिखा रखी है कि कौन-सा मैसेज की क्या लेंथ है, ठीक है? तो आपने जो भी भेजा होगा, जैसे आप इसमें चेक करो, हम लोग सर्वर की तरफ भेज रहे हैं, तो मैंने ये मैसेज भेजा था सर्वर की तरफ, हाय, ठीक है? उसका कुछ रिस्पॉन्स आया, मतलब ये उसने दिखाया क्लाइंट की तरफ, ये हमारे सामने उसने मैसेज प्रिंट करा है, हमारा मैसेज। फिर लिखा टाइपिंग कि वो कुछ टाइप कर रहा है और उसके बाद सामने से ये वाला रिस्पॉन्स आया था, ठीक है? तो हमें जिस पैरामीटर को टेस्ट करना है, वो पैरामीटर कौन-सा होगा? जो हम भेज रहे हैं। हम जो कंटेंट वहाँ पर भेज पा रहे हैं, आप देखो यहाँ पे, सर्वर की तरफ एक ही मैसेज जा रहा है, बाकी सारे क्लाइंट की तरफ आ रहे हैं। ये तीनों क्लाइंट की तरफ आ रहे हैं, मतलब हमारी तरफ आ रहे हैं। हमें सर्वर की तरफ एक मैसेज भेजना है, जिस मैसेज में हम मैलिशियस जावास्क्रिप्ट के जो भी कोड होते हैं, वो डालने का ट्राई करेंगे। और देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं कुछ कंटेंट डालता हूँ, तो वो कंटेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो। तो यहाँ पे आप चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे एचटीटीपी हिस्ट्री में हम चेंजेस नहीं कर पाते थे। जैसे मैं यहाँ गया, यहाँ पे मैं चेंजेस नहीं कर सकता कुछ भी, कुछ टाइप नहीं कर सकते। हमें कहाँ भेजना पड़ता था इसको? रिपीटर पे। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे? इस मैसेज को कहाँ पे सेंड कर दोगे? रिपीटर। तो इसके लिए जो रिपीटर है, मैंने आपको बताया था कि अलग दिखेगा, नॉर्मल एचटीटीपी वाला रिपीटर नहीं होगा। ये रिपीटर अलग होगा। तो ये रिपीटर इस तरीके का है जहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट आ चुकी है, जिसमें अब आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। तो मान के चलते हैं कि मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि एक्सएसएस के जो पेलोड्स हैं, जो हम लोगों ने ट्राई करा था एग्जीक्यूट करवाना, वही हम लोग यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं कि क्या हम इसको रन कर पा रहे हैं या नहीं। हमने जो बेसिक पेलोड पढ़ा था एक्सएसएस का, वो यही था, ऐसा ही था। आपने लिखा स्क्रिप्ट, अलर्ट, और इसके अंदर कुछ भी आप मेंशन कर दीजिए, और उसके बाद आपने लिख दिया लास्ट में स्क्रिप्ट। अब हम भेज के देखते हैं कि क्या ये मैसेज जब हम सर्वर की तरफ भेज रहे हैं, तो सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है तो क्या आ रहा है। तो हमने मैसेज भेजा, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, दोबारा सेंड कर लेते हैं एक बार। नहीं, तो ये वाला मैसेज जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। आप दोबारा जाइए प्रॉक्सी पे, और एक और आपने भेजा था बाद में, लेटेस्ट वाला जो था सर्वर की तरफ, ये था। इस वाले मैसेज को एक बार रिपीटर पे लेके जाइए, और वही सेम कंटेंट यहाँ पर डाल दीजिए। मैसेजेस आपके सेंड यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, जो लोग भेज रहे थे, क्या कुछ एरर दिखाता ना मुझे, वो एरर दिखा नहीं रहा है ये।
कोई नॉर्मल मैसेज भेज के देख लेते हैं पहले। यस दिया, जैसे दोबारा से सेंड किया, उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए। लॉगिन वगैरह तो नहीं करना था ना? नहीं। गया तो है। काम दिख रहा है, अच्छा ये गया है, गया तो है। कुछ नहीं होता। पर ये ऐसे था। जैसे ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो मैसेज, बट यहाँ यहीं पे ही दिखना चाहिए था वो मैसेज। क्यों? अच्छा, रिकनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक बार रिकनेक्ट कर देते हैं, दोबारा यस करते हैं। ओके, अब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। वापस से इसकी जगह हम लोग जो हमारा मैलिशियस कंटेंट था वो डाल देते हैं, और दोबारा से इसको सेंड करके देखते हैं कि जब आपने ये मैसेज भेजा तो क्या क्या चीज़ें हुई। हमने ये मैसेज भेजा, सामने से ये रिस्पॉन्स आया। अब इस रिस्पॉन्स में देखिए कि उसने स्लैश के आगे ना एक बैक स्लैश लगा दिया ताकि ये वर्क ना करे, ये जो स्क्रिप्ट है वो वर्क ना करे। तो मतलब हम लोग स्लैश लगाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश, और वो उसको काउंटर करने के लिए बैक स्लैश लगा देगा, जिसका मतलब है कि वो कैरेक्टर को एस्केप कर रहा है। अभी जो फॉरवर्ड स्लैश कैरेक्टर है वो वैसे वर्क नहीं करेगा जैसे करना चाहिए उसको, वो एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे। फिर टाइपिंग लिखाया, और उसके बाद कुछ अलग नहीं हुआ आपके पास, हमने वैसे ही कुछ उसने रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दिया आपको। ठीक है। तो आपको कोई ऐसा टैग यूज करना है जिसमें फॉरवर्ड स्लैश यूज नहीं होता है, जैसे कि इमेज। इमेज टैग एक बार आप लोग ट्राई करके देखिए, आई एम जी वाला जो। मैसेज क्या आ गया? ठीक है। ठीक है, सो इसको आप लोग भेज के एक बार देखिए कि आपने इसको यहाँ पे भेजा, सामने से ये हुआ टाइपिंग। पहले ये यहाँ पे आपने भेजा, सामने से इस तरीके का रिस्पॉन्स आया, टाइपिंग आया, और इस तरीके का आपके पास रिस्पॉन्स आ गया। तो चेक करते हैं कि क्या ये कंटेंट इस बार वेब एग्जीक्यूट करा या नहीं करा। तो आपको दिख रहा है कि अगर लैब आपका सॉल्व हुआ है, मतलब जो कंटेंट है वो एज इट इज दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसके साथ कोई चेंजेस नहीं किए गए। हमने जो भेजा वो एज इट इज वहां पर दिख रहा है, और क्योंकि वो दिख रहा है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपका जो लैब है वो सॉल्व हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश करके भी हम लोग इसको चेक करते हैं, तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको तो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि दोनों आप एक तरीके से सेम चीज पे ही वर्क कर रहे हो, उसको भी दिखेगा जो आपको भी यहाँ पे दिख रहा है रिफ्लेक्शन, जब आप रीलोड करोगे चाहे, क्योंकि उसके ब्राउजर पे भी वो सेव हो चुका होगा, और हमारे ब्राउजर पे भी हम लोगों ने वो इमेज टैग को सेव करा है। तो यहाँ पर सर्वर चेक नहीं कर रहा है वेबसॉकेट मैसेजेस को कि उसके अंदर कुछ मेलिशियस कंटेंट आ सकता है, इसीलिए ये वल्नरेबिलिटी आपको दिख रही है। लीड वेबसाइट पर भी ये सेम मतलब प्लेन टेक्स्ट में मिलेगा मैसेज अगर नहीं मैसेज नहीं, पे ये नहीं सर्वर। है कि मैसेज ही मिले आपको, पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैसेज है, पैरामीटर का नाम बाद में कुछ भी हो सकता है, जैसे जरूरी नहीं। जैसे मैं ड्रॉप सोर्स पर क्या किया तो प्लेन टेक्स्ट में लगाएगा ना सर हाँ, सारी चीजें। बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में दिखेगा। बगफुट में आपको एचटीटीपी भी प्लेन टेक्स्ट में दिखता है, वेबसॉकेट भी प्लेन टेक्स्ट में दिखेगा। वो है ना जैसा नहीं। मतलब पैरामीटर्स जो है आपको प्लेन टेक्स्ट में दिखेंगे, चाहे वो जेसॉन फॉर्म में दिखें, एक्सएमएल फॉर्म में दिखें, या फिर नॉर्मल टेक्स्ट हाँ फॉर्म में हाँ। दिखे, दिखेगा आपको यही। ज्यादातर जो वेबसॉकेट्स है वो इम्प्लीमेंट किया गया है जेसॉन पे, मैक्सिमम टाइम्स आपको जेसॉन ही मिलेगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप एक्सएमएल में भी लिखवा सकते हो, नॉर्मल वेब टेक्स्ट कंटेंट में वेब भी। सॉकेट सर लाइव चैट्स वगैरह और कुछ नहीं 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 यूज। नहीं, कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। जैसे आपका वेबसाइट है वो कुछ अलग अलग तरीके का कम्युनिकेशन, मतलब आपका वेबसाइट जितनी ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा उतने उतनी ज्यादा ज्यादा चांसेस हैं कि वहां पर वेब सॉकेट होगा। और क्योंकि सिर्फ पता जितना ज्यादा, लगाना पता लगाने के लिए सिर्फ वर्ड होता है और कुछ नहीं करता। नहीं, वेब सूट ही है। मतलब वेब सूट से आप इजीली पता इसलिए कर सकते हो क्योंकि वेब सॉकेट्स के सारे मैसेजेस अलग से दिखाए जाते हैं, इसलिए पता चल जाता है ऑटोमेटिकली कि वेब सॉकेट यूज हो रहा है। शायद वेबलाइजर भी बता दे, 100% नहीं कह सकता मैं क्योंकि कभी देखा नहीं मैंने, बट उम्मीद है शायद बता। ठीक, इस पे चेक करके देख लो, अगर दिखा रहा होगा तो दिखा देगा। नहीं जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज दिखा रहा है। मेरे में सिर्फ ये दिखा रहा है HTTP वर्जन 2 पे भी चैन बन गया।
नहीं, तो बबसूट ही है आपके पास जो पता करेगा कि आपका एक्चुअल में वेबसाइट क्या यूज़ कर रही है, वेबसॉकेट यूज़ कर रही है या नहीं। चलिए, इस लैब के बाद सेकंड वाले लैब पे चलिए, यहाँ पर थोड़ा और चीज़ें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपको बताया गया मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं आप वेबसॉकेट हैंडशेक को टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज। अभी हमने क्या किया था, ऊपर मैसेजेस को वेबसॉकेट के मैनिपुलेट किया था। अब हम क्या करेंगे, वेबसॉकेट के हैंडशेक को मैनिपुलेट करें। हैंडशेक मतलब कि जो कनेक्शन आपके लिए स्टैब्लिश किया है, मैंने आपको बताया था कि वो कनेक्शन सर्वर चाहे तो टर्मिनेट कर सकता है अगर आप कुछ मेलिशियस कर रहे हो, अगर आप कुछ अनवांटेड कर रहे हो, जिसकी वजह से वो टर्मिनेट कर सकता है। तो एक ऐसा सिचुएशन मानिए जहाँ पर आप सर्वर की तरफ बार-बार कुछ मैलिशियस कंटेंट भेज रहे हो और वो आपके सेशन को क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। और जब आप दोबारा कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो तो वो कनेक्ट नहीं करने दे रहा है क्योंकि उसने आपकी आईपी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो आईपी को वापस से रिड्यूस करने के लिए या कुछ नया दोबारा से एक अटैक परफॉर्म करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप एक तरीका यूज़ कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन बायपास में बताया था मैंने आपको कि एक मेथड है। हाँ, उसके ऐड करना होता है क्या ऐड करना पड़ता है? फॉरवर्ड किसका तो एक्स फॉरवर्डेड फॉर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्स फॉरवर्डेड फॉर हेडर जो है वो आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को बाईपास करने के लिए, है ना? ताकि सर्वर आपके आईपी एड्रेस को ये कंसिडर करे कि वो नया है। पुराना वाला तो उसने ब्लॉक कर दिया, नया आईपी एड्रेस कंसिडर करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, ये हेडर ट्राई कर सकते हो, एक्स फॉरवर्डेड फॉर। ठीक है। पर आईपी तो सेम ही होगी ना जो उसने ब्लैक लिस्ट में। नहीं नहीं नहीं, ये तो चेंज हो जाता है। आई एक्स फॉरवर्डेड फॉर का मतलब ये एक प्रॉक्सी की तरह वर्क करता है। आपकी रिक्वेस्ट एक्चुअल में आपकी तरफ से आ रही है, बट वो इस आईपी को जो आप यहाँ पे डालोगे, आईपी या जो भी नंबर आप डालते हो, उसको एक आईपी की तरह कंसिडर करके वो आपकी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करता है। लेकिन ये हेडर सर्वर सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करेगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो एक बार आप ट्राई करके देखिए कि किस तरीके से ये अटैक जो है वो परफॉर्म आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया कि ये वेबसाइट एक एग्रेसिव बट फ्लॉड एक्सेस फिल्टर को यूज़ करता है। एग्रेसिव मतलब कि हाँ, यहाँ पर एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसने इम्प्लीमेंट कर रखी होंगी। मतलब बहुत सारे मेथड्स आपके ब्लॉक हो जाएँगे एक्सेस के, बट कुछ हैं जो कि काम कर सकते हैं। तो वो 1-2 मेथड जो भी होंगे वो आपको यहाँ पर ट्राई करके देखना है, ठीक है? यहाँ पे भी आपको अलर्ट का जो पॉपअप है वही शो करना है सपोर्ट रीजन के ब्राउज़र पे। चलिए आपको एक्सेस कर लीजिए। तो जो नया वेबसाइट है उसको ओपन कर लीजिए यहाँ पे। चलिए यही हो रहा है, अब अभी। यही ये नॉर्मली भी ओपन नहीं हो रही है वेबसाइट। अब हो गया।
अच्छा, वहाँ से अब हो रही है, ट्राई कर लेना, शायद कुछ प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपके मैसेज यहाँ पे दिख रहा है, रिपीटर पे लेके जाइए इसको। और आप लोग एक बार ट्राई करिए इस पे कुछ मैलिशियस कंटेंट प्रोवाइड करने का। एक्सेस का क्या क्या चीज़ें ट्राई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे स्क्रिप्ट वाला ट्राई किया था, वैसे ही इमेज वाला, अगर इमेज वाला देना है डायरेक्टली तो वही ट्राई करके देखिए एक बार। IMG SRC एरर इक्वल्स टू अलर्ट एंड देन कोई भी एक नंबर वहाँ पर हम लोग। जैसे इसको मैंने सेंड किया और आप देखोगे कि ये जो कनेक्शन है वो क्या हो गया, मेरा टर्मिनेट हो गया। जैसे ही मैंने इसको भेजा, मेरे पास वापस से ऑप्शन आ रहा है कि मैं इसको रिकनेक्ट करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब मैंने मेलिशियस कंटेंट भेजा है तो सर्वर ने इसको एज अ अलर्ट या इसको एज अ अटैक कंसिडर करके ब्लॉक कर दिया। तो रिकनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इस बार आप रिकनेक्ट करने का ट्राई करोगे तो आप रिकनेक्ट नहीं कर पाओ। आप रिस्पॉन्स पे चेक करो तो आपको क्या दिखा रखा है, दिस एड्रेस इज ब्लैकलिस्टेड, कि आपका जो एड्रेस है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब कैसे इस एड्रेस को हम लोग वाइट लिस्ट कराएं या फिर एक नया एड्रेस उसको भेजें। तो ये रिक्वेस्ट आपको दिख रही है जिसके अंदर आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। इस रिक्वेस्ट को फिर आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये इसी डेटा के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करने का ट्राई करेगा। तो आप क्या करेंगे, वो जो हेडर आपको बताया था एक्स फॉरवर्डेड फॉर, वो हेडर आप यहाँ पर यूज करिए। उसके आगे क्या डालते हैं हम लोग, कोई भी नंबर डाल दिया आपने, जैसे आपने 50 डाल दिया तो ये ऑक्टल की तरह उसको कंसिडर करेगा। उसको लगे कि अभी भी आपने एक आईपी, आप आईपी एड्रेस देना चाहते हैं वो दे दो। अगर आप कोई नंबर भी दोगे तो उसको भी ये कंसिडर करेगा एज आईपी। तो जो भी आपने यहाँ पर दिया हुआ है उसके साथ डेटा जो हमने दिया हुआ है इसके साथ कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। और अगर कनेक्शन स्टैब्लिश होगा तो ये जो विंडो है वो आपके सामने से चली जाएगी। ठीक है? वापस आपके पास सेंड का बटन आ चुका है। अब ये वाला वर्क नहीं कर रहा है, तो और क्या क्या मैंने आपको तरीके बताए थे। जैसे बाईपास करने के क्या क्या तरीके आपको बताए थे जब आप लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, कि हो सकता है सर्वर यहाँ पे कुछ ना कुछ चेक कर रहा हो और उन चीज़ों को फिर आप दूसरे तरीके से लिख के इसको परफॉर्म कर सकते हो। जैसे एनकोड नहीं, मैंने आपको बताया था केस वेरिएट करके, अपर केस लोअर केस करके भी आपको बताया था कि आप जैसे यहाँ पर कौन कौन से कंटेंट उसके हैं, जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से पैरामीटर्स यहाँ पे या वर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। IMG SRC ऑन एरर अलर्ट, है ना। तो इनमें से कुछ वर्ड्स को आप अपर केस लोअर केस में आप कन्वर्ट करिए, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं होती है। आप कोई भी कंटेंट को अपर केस में भी एग्जीक्यूट करा सकते हो और लोअर केस में भी करा सकते हो। तो आप कुछ ना कुछ कुछ करके कुछ चीज़ों को आप चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने एम कैपिटल कर दिया, यहाँ पे आप RC कैपिटल कर दो, कोई भी 2-3 कैरेक्टर आप कैपिटल स्मॉल कर दो ताकि सर्वर को लगे कि ये जो कंटेंट है वो मॉडिफाइड है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया IMG SRC ONERROR और अलर्ट, और उसके बाद इस तरीके से आपको लिख दो। हो सकता है ये चेक ना कर रहा हूँ। इसलिए हम लोग ने ये चीज़ लिखी। ठीक है, तो आप सेंड करके देखिए इसको। सेंड सेंड हम लोग दोबारा सेंड किया हम लोगों ने। वापस से जो आपका कनेक्शन स्टैब्लिश था वो डिस्कनेक्ट हो गया। आपके सामने रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, अलर्ट, सॉरी अटैक डिटेक्टेड अलर्ट, कि अलर्ट को वो डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब अलर्ट को डिटेक्ट कर रहा है तो अलर्ट फंक्शन को डिटेक्ट कर रहा होगा वो। आपके पास एक तरीका और है, जैसे आप ये सब कैपिटल स्मॉल करना है, ये भी आप करके देख लीजिए। जैसे आपने इसको कैपिटल कर दिया और पहले तो कनेक्शन स्टैब्लिश कर लीजिए। और इससे आपको इस नंबर को चेंज करके कुछ और कर दो, क्योंकि ये वाला भी ब्लॉक कर दिया होगा उसने। तो आप इसको चेंज करके कुछ नया कर दीजिए और दोबारा से सेंड करके देखिए। अभी उसने बताया आपको कि यहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो इस बार एग्जीक्यूट कर गया, क्योंकि कोई भी अलर्ट डिटेक्टेड वगैरह सिचुएशन वाली नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर आपको रिकनेक्ट का भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, मतलब कि जो लैब है वो सॉल्व हो गया होगा। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखिए। अच्छा, यहाँ आपको ना देखने में मिलेगा नहीं, यहाँ पे आपको यही दिखाएगा कि क्योंकि ये आप अपने IP से रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो यहाँ पे आपको ये दिखाया जाएगा कि आपका जो
अलर्ट है वो डिटेक्ट हो चुका है। 612 आगे ही होगा मेरे ख्याल से तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि एड्रेस इज ब्लैक लिस्टेड, कि आपका जो एड्रेस है वो ब्लैक लिस्ट है, क्योंकि आपके एड्रेस है, आप रिक्वेस्ट नहीं भेज पाओगे इस एंड पॉइंट पे। तो एक बार वापस चलते हैं, हुआ या नहीं, क्योंकि आपके पास कोई वो नहीं आया है, मैसेज नहीं आया, तो ये वर्क करा है 100%। यहाँ पे आपके मैसेजेस दिखा नहीं रहे, क्योंकि वो मैसेज को वेब सॉकेट से लोड करा रहा है। टैब आपका सॉल्व हो जाना चाहिए था ये, अगर डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। IMG SRC कुछ भी कंटेंट ऑन एरर ALERT। अगर आप स्विच चेंज करोगे तो वापस से अलर्ट डिटेक्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका, एक और तरीका आपके पास है, शायद ये वही एग्जैक्टली तरीका देख रहा है तो इसलिए वर्क नहीं कर रहा होगा। दूसरा तरीका होता है कि आपके पास जो ये ब्रेसेस दिए होते हैं, आप कोई भी एक फंक्शन आप यूज करते हो, जैसे कि अलर्ट फंक्शन हो गया, प्रिंट फंक्शन हो गया, कंफर्म हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, इस तरीके के जो फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस में जो ये ब्रैकेट यूज हो रहे होते हैं, आपके राउंड जो ब्रेसेस यूज हो रहे हैं, इनको आप रिप्लेस कर सकते हो बैकटिक से। इनको रिप्लेस आप कर सकते हो बैकटिक से। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो इसको भी एज अ जो ब्रेसेस है उसकी तरह ही कंसिडर करता है, उसको अभी भी लग रहा है कि आपने एक फंक्शन इसको स्पेसिफाई किया है। तो एक बार इस तरीके से भी ट्राई करके देख सकते हो। अगर ये कोई स्पेसिफिक कंटेंट देख रहा होगा तो वो इसे शायद वर्क नहीं कर रहा हो। एक बार ये आपका स्पेसिफिक ही देख रहा था कि आप इस तरीके से उसको बाईपास करें। पहली वाली आईपी ब्लॉक नहीं हुई ना, इससे पहले वाला जो अटैक था वो वर्क करा है हमारा, बट ये इसके अकॉर्डिंग ये यही देख रहा था, मतलब इसको यही चाहिए था, पोर्ट स्पीकर को। आपका अटैक वर्क किया तभी तो आपके आईपी को उसने ब्लॉक नहीं किया। अगर अटैक को डिटेक्ट किया होता तो ब्लॉक कर लेता। सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता, ये सब जो आपके पास रिस्पॉन्स आया ना, रिस्पॉन्स आता नहीं आपके पास। रिस्पॉन्स आ रहा है इसका मतलब है कि आपका जो पेलोड है वो वर्क करा है। बट ये लैब सॉल्व इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि सर्वर इस तरीके के ही कुछ मैसेज को चेक कर रहा था, वो यही मेक श्योर कर रहा था कि आप ऐसा कुछ प्रोवाइड करो। पर जैसे आपने इसको किया, तो आपका जो अभी भी आपको ब्लॉक नहीं किया गया, क्योंकि उसको एक्सेप्ट किया गया है, उसको अटैक नहीं डिटेक्ट किया उसने, इसलिए यहाँ पे आईपी बाईपास करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। सर आपने स्मॉल से कैपिटल किया, कैपिटल से स्मॉल, ये वाले लेटर हाँ आपको पहले ही मतलब आपको भी पता होगा कि इसमें करना क्या है, हाँ मतलब ठीक है। हाँ, ये वाला तरीका इसमें करना है परफॉर्म, कैसे? ये वाला तरीका करना है इसमें हाँ सर, परफॉर्म। इस बार नहीं करना। सर अगर हम पहले से मुझे नहीं बताते सर, मैं क्या करता था इसमें? जो जो मैंने करा है वैसे ही ट्राई किया, जैसे आपको नहीं पता तो एक आपने साइड से ट्राई करते हैं, नेक्स्ट हाँ वाला ट्राई करते हैं। नेस्टेड वाला बताया था, नेस्टेड वाले में आपको यहाँ पे नेस्टेड वाला वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि वो स्क्रिप्ट अलग से लिखा होता है, आई फ्रेम लिखा होता है। पता नहीं उसने क्या चाहता है, मतलब आपको ये इसमें आपको से कैसे पता होगा? ये पता कैसे होगा आपको? आपको एक ही करके सारी एक एक चीजें, करके सारी जैसे चीजें आप लोगों को मैंने एक वो लैब नहीं कराया था, वेब फॉर पेन टेस्टर वाला, तो उसमें हमने एक ही करके सारी चीज हाँ चेक करी थी। मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा स्टार्ट करो बेसिक पेलोड से, स्क्रिप्ट वाले से स्टार्ट कर लिया, फिर नेस्टेड वाला ट्राई किया, फिर उसके ऊपर आपने ये स्मॉल केस केस कैपिटल वेरिएशन वाला ट्राई करके देखा। तो ऐसे करके सारी चीज आपको ट्राई करनी पड़ेगी एक्सेस के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता सर्वर किस चीज को ब्लॉक कर रहा है, किस चीज को अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो वही वही मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि मैंने आपको ऑप्शंस बताए कि आप अलर्ट, देखो अलर्ट अभी हम लोगों ने यहाँ तक सारी चीज़ों में चेंजेस कर दिए थे, और जब हम लोगों ने ये किया था तो यहाँ पे बता रहा था कि अलर्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अलर्ट में प्रॉब्लम है मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं। अब इसमें दो चेंजेस आप कर सकते हो। पहला चेंज है कि आपने इनमें से कुछ कैपिटल कंटेंट को कैपिटल कर दो, स्मॉल कर दो, तो ये पहली चीज़ है जो आप ट्राई कर सकते हो। और दूसरी चीज़ जो है वो है कि आप यहाँ पर ब्रेसेस की जगह आप यूज़ कर सकते हो बैकटिक। ये दो तरीके हैं जो आप किसी फंक्शन पे ट्राई कर सकते हो।
तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बट यहाँ पे पोर्टफिगर का जो है अपना एनवायरनमेंट वो हर एक केस में वर्क नहीं कर देगा। मैंने आपको बताया था कि कुछ सिचुएशंस में वो एग्जिट इज वही ढूंढ ढूंढ रहा होता है जो उसको चाहिए। तो जब उसको वो मिला तभी उसने लैब ज्वाइन किया। ठीक है, समझ आया? ठीक है, सो ये वाला भी आपका कंसेप्ट हो गया। अब इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लीजिए। यूजिंग क्रॉस साइट वेब सॉकेट्स टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी। क्रॉस साइट वेब सॉकेट्स का मतलब क्या हो गया कि आप अभी आपका क्या था कि एक ही वेबसाइट आपके वेब सॉकेट्स को एक्सेस कर रही थी, बट अगर वो वेब सॉकेट को एक्सेस करने वाली रिक्वेस्ट कोई दूसरी वेबसाइट भेजे आपको, क्रॉस साइट वर्ड का मतलब समझ आ गया था आप लोगों को। सेम साइट मतलब एक ही वेबसाइट, जैसे कि abc.com के कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर रही है, वो हो गया सेम साइट। क्रॉस साइट का मतलब कि आपका xyz.com abc.com के वेबसाइट्स को या कुछ कंटेंट को एक्सेस कर रहा है, वो एक क्रॉस साइट हो गया। यहाँ पे ये बताया गया कि यूजिंग क्रॉस साइट वेब सॉकेट्स टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज, तो आपको कुछ क्रॉस साइट जैसी कुछ वल्नरेबिलिटीज को यूज करना है, जिसमें से एक स्पेसिफिक अटैक है जो यहाँ पे बोला जाता है क्रॉस साइट वेब सॉकेट हाईजैकिंग अटैक। और यही अटैक है जो आपको, जो हम लोगों ने छोड़ा था वहाँ पे CSRF में। अगर आप लोगों को याद हो, CSRF में हम लोगों ने एक लैब छोड़ा था, जिस लैब में हम लोगों को वेब सॉकेट से रिलेटेड हाईजैकिंग अटैक परफॉर्म करना था। तो वो यही है, उसको क्या बोला जाता है, क्रॉस साइट वेब सॉकेट हाईजैकिंग अटैक। मतलब कि एक वेबसाइट पर जो भी सेशन है, तो इस अटैक में आपको ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट समझने हैं। जैसे कि अभी मान के चलिए कि आपकी कोई वेबसाइट है, मतलब आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन कर रखा है आपने, और आप अपना कंटेंट अभी एक्सेस कर पा रहे हो, ऐसा कंटेंट जो वेब सॉकेट्स के थ्रू कॉल किया जा रहा है। तो वही कंटेंट को कोई और वेबसाइट अगर कॉल कर रही है और वो आपके कंटेंट को एक्सेस कर पा रही है, जैसे आपके चैट को कोई और एक्सेस कर पा रहा हो वेब सॉकेट्स के थ्रू जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, तो वो अटैक कहलाता है क्रॉस साइट वेब सॉकेट हाईजैकिंग अटैक। कि आपके क्रॉस इसके आपके वेब सॉकेट के सेशन को किसी और ने, किसी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट ने या किसी क्रॉस साइट वेबसाइट ने उसको हाईजैक करा है। जैसे forums होती है, फॉरम, chats, हाँ हाँ, forums, वो तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। मतलब वो प्राइवेट पर कोई और एक्सेस कर सकता है हाँ, ऐसा। वैसा कुछ कि आपका खुद का प्राइवेट चैट है वो, बट कोई और उसको एक्सेस कर पा रहा है किसी वेब सॉकेट्स के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस साइट वेब सॉकेट हाईजैकिंग। ठीक है, तो इसका जो डिटेल डिस्कशन है वो आपको इस लिंक पे देखने के लिए मिलेगा, और यहीं पे आपको इसकी लैब भी मिलेगी, तो ओपन कर लीजिए आप इसको। क्रॉस साइट वेब सॉकेट हाईजैकिंग क्या होता है, ये आपको मैंने अभी जस्ट समझाया था, इसको आप दोबारा से एक बार समझ लीजिए। क्रॉस साइट वेब सॉकेट हाईजैकिंग ऑल्सो नोन एज क्रॉस साइट वेब सॉकेट cross origin WebSocket hijacking involves a cross-site request forgery vulnerability on a WebSocket handshake. It arises when the WebSocket handshake request relies solely on HTTP cookies for session handling and does not contain any CSRF tokens or any unpredictable values. तो अगर आपका जो सेशन है वो सिर्फ कुकीज पे डिपेंड करता है और कोई CSRF टोकन्स पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे अभी आपको बताया था CSRF अटैक को रोकने के लिए CSRF टोकन्स को यूज़ किया जाता है। वो CSRF टोकन्स क्या करते हैं, वो कुकीज़ के साथ चेक किए जाते हैं कि वो उसी यूज़र की सेशन को या उसी यूज़र का वो एक्शन है या नहीं है। अगर आपका एक्शन होगा तो आपका CSRF टोकन भी होगा उसमें, कुकीज़ तो आपकी होंगी क्योंकि आपने किसी लिंक पे क्लिक किया है। बट वो एक्शन आपने जनरेट करा है या नहीं करा है, वो किसके थ्रू पता चलता है, CSRF टोकन से। अगर आपने जनरेट किया होगा तो आपका CSRF टोकन उसके अंदर होगा, अगर नहीं किया तो आपका नहीं किसी और का हो, या फिर होगा ही नहीं। मतलब जैसी वेबसाइट, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर वेबसाइट पे CSRF टोकन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, तो उसको उन वेबसाइट्स पर आप डेफिनेटली CSRF अटैक को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सर्वर ये चेक करने के मतलब एक तरीके से चेक नहीं कर सकता कभी भी कि आपने वो रिक्वेस्ट जनरेट करी है या नहीं करी है। आप किसी लिंक पे क्लिक करोगे और वो लिंक अगर आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोल रहा होगा, तो वो कर देगा आपके लिए एक्शन, है ना? यही मैंने आपको CSRF में बताया। मतलब CSR, अगर किसी वेबसाइट में CSRF नहीं है, टोकन नहीं है, तो हम तो CSRF अटैक करने के लिए उसमें वो वाला जो क्या कहते हैं टैग है वो लगाएंगे ना। कौन सा टैग? टैग मतलब एक अपना अलग से जनरेट करके CSRF को। जैसे दूसरे जब है ही नहीं तो आप क्यों लगाओगे CSRF?
वेबसाइट पे CSRF टोकन नहीं है, तो आप नहीं यूज़ करोगे CSRF टोकन कुछ भी। चेक ही नहीं कर रहा। हाँ, आप बस डायरेक्टली अटैक परफॉर्म करोगे, उसको लिंक भेज दोगे अपने वेबसाइट का या जहाँ पे भी आपने होस्ट किया हुआ है, या वो HTML की फाइल भेज दोगे, .html फाइल। जैसे वो फाइल को ओपन करेगा, उसका डिटेल्स चेंज हो जाएगी। अगर CSRF टोकन होगा तो वैसे ही मैं ओपन कर पाऊंगी। हाँ, फिर नहीं कर पाओगे आप, है ना? फिर उसको बाईपास करने के पहले तरीके बताए थे आपको, वो वो तरीके आपको ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है कि क्रॉस साइट वेबसॉकेट हाईजैकिंग अटैक में अगर CSRF टोकन जैसी कोई चीज़ नहीं यूज़ हो रही है, तो उस वेबसॉकेट के सेशन को भी हाईजैक कोई और यूज़र कर सकता है, क्रॉस साइट यूज़र कर सकता है। An attacker can create a malicious web page on their own domain which establishes a cross-site WebSocket connection to the vulnerable application. यहाँ पर अटैकर क्या करेगा, अपना खुद का malicious वेबसाइट होस्ट करेगा किसी अपने डोमेन पर, और उससे ऐसा कुछ कनेक्शन स्टैब्लिश करने का ट्राई करेगा जिससे वो वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन के वेब सॉकेट्स को हाईजैक कर पाए। ठीक है, द एप्लीकेशन विल हैंडल द कनेक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द विक्टिम्स यूजर सेशन विद द एप्लीकेशन। देखिए, यहाँ पे विक्टिम वही होगा जो आपके लिंक पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो जिसने आपके लिंक पे क्लिक किया, उसके बिहाफ पे आपके साथ उसके वेब सॉकेट का सेशन हैंडशेक कंप्लीट हो जाएगा, जो हैंडशेक का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसका सारा डेटा अटैकर एक्सेस कर पाएगा। जो विक्टिम है वो हम बन जाएंगे। हाँ, देखो ऐसा क्या होगा, जैसे आप अपने चैट्स एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, मैं अटैकर हूँ, और आपके जो वेबसाइट है वो कहीं पे रखी हुई है जिसके चैट्स आप ही एक्सेस कर पा रहे हो अभी तक से। ठीक है, तो आप वेबसाइट से कंटिन्यूसली टच में हो, और आपके जो चैट है या जो भी डेटा है वो आपका पड़ा हुआ है सर्वर के साथ। अब मैंने आपको एक लिंक भेजा, आपने उस लिंक पे क्लिक की, क्लिक करते ही क्या होगा, क्लिक करते ही आप ऑथराइज करोगे कि मैं सर्वर के साथ आपके वेब सॉकेट का एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर लूँ, और आपका जो सेम सेशन है वो मैं हाईजैक कर दूँ, और मुझे आपका सारा डेटा देखने के लिए मतलब मिल जो जाएगा। अटैकर है वो यूजर बन जाएगा। मतलब मैं कर नहीं पाऊंगा चीज़ें, मैं सिर्फ देख पाऊंगा आपके सारे कंटेंट्स। अच्छा। आपने जो भी मैसेजेस करे होंगे ना, वो डेटा जो होगा ना वो देख पाऊंगा मैं सारा। लेकिन उनको ईमेल पे फिशिंग मेल या कुछ ना कुछ करके उसको भेजा जाएगा ना, ताकि वो वो यूजर जो है फिर वो क्लिक करे उस लिंक। क्रॉस साइट वाले जितने भी रिक्वेस्ट है ना, उनको आपको क्लिक करवाना पड़ेगा यूजर से, अदरवाइज आप क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटीज को नहीं टारगेट कर सकते। ये हटा दो, बाकी ये व्हाट टू लर्न भी हटा दो, और ना आप ऐसा करना, जैसे फर्स्ट है ना, यहाँ पे इससे पहले लिख देना मॉड्यूल चैप्टर या यूनिट, कोई भी एक चीज, मॉड्यूल 1, फिर उसके आगे ये हटा देना, ये हटा दो, बाकी ये पॉइंट्स हो जाएंगे उसके अंदर के, मॉड्यूल 1 के अंदर ये आ जाएगा, मॉड्यूल 2 के अंदर ये आ गया। ठीक, कितना पढ़ा है इसलिए? ये EJPT में कम होता है, लेकिन ट्राई करो थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, थोड़ा सा। हाँ, एक एक, हाँ, कितने मॉड्यूल्स हैं? वहाँ पे दो मैंने मेंशन किया है, देखो। या दो अलग है? दो मैंने मेंशन किया, 4 पार्ट में डिवाइडेड, दो मैंने मेंशन किया और दो नहीं, वो एडिट कर देंगे। ठीक है, कहीं से उठाया तो नहीं? हाँ, नहीं। ठीक है, इसमें जो बताया ना मैंने वो चेंजेस आप कर दो। और एक चीज और थी, हाँ, इसमें ड्यूरेशन भी साइड में ऐसे लिख देना, ये सही लिखा ना, मॉड्यूल 6 इसका नाम, इसके साइड में ड्यूरेशन 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स ऐसे लिख देना बस, हर एक मॉड्यूल क्या, इतना। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा तुमको? अच्छा, कैसे वो होता है ना रैट, हम्म, रैट जो एप्लीकेशन बनाते हैं, वो कई बार फोन का जो सिक्योरिटी होता है उससे तो बाईपास हो जाता है, प्ले प्रोटेक्ट से नहीं, तो तरीका है। प्ले प्रोटेक्ट आपके फाइल का सिग्नेचर चेक करता है, तो अगर आपका जो फाइल है उस पे डिजिटल सिग्नेचर सही से लगा रखा है आपने, किसी और कंपनी का, है ना, जो कि APK आप नहीं साइन लगा वैसा सकते। होगा। हाँ, जो हाँ होता है ना, तो उससे अगर आपने साइन कर रखा है उसको, और अगर आपका जो प्ले प्रोटेक्ट है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो चांसेस होते हैं कि वो नहीं रोकेगा, अदरवाइज रोक लेगा, क्योंकि प्ले प्रोटेक्ट उन्हीं एप्लीकेशंस को नॉर्मली अलाउ करता है जो उसके डेटाबेस में जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया होता है ना, वो उसमें नहीं होते। अगर आपका भी ऐसा कुछ होगा तो वो अलाउ नहीं करेगा उसको, तो वो सिग्नेचर चेक करता है। वैसा बनाया था साइफर, साइफर
साइफर रेट का तो डिटेक्ट करेगा, बट एप्लीकेशन साइनिंग वाले जो एप्लीकेशन है ना, उनसे ट्राई कर सकते हो आप कि वो शायद बाईपास कर दे। क्या? वाईफाई हाँ, ये उस वाले लैब का ना ये। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार इसका लैब तो अभी आज नहीं हो पाएगा, बट कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको बता ही दिया है कैसे है। अब इसको समझ लीजिए कैसे परफॉर्म किया जाता है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर इस अटैक को आपको परफॉर्म करना है, क्रॉस साइट वेबसॉकेट हाईजैकिंग अटैक को, तो क्या क्या स्टेप्स आपको दिए हुए हैं ये आपको समझ में आने चाहिए। इसके ऊपर एक लैब आपको दिया गया है। तो सबसे पहले तो सिंस वेब क्रॉस साइट वेब सॉकेट हाईजैकिंग अटैक इज एसेंशियली CSRF वल्नरेबिलिटी ऑन वेब सॉकेट। इसको बेसिकली अगर आप बोलो तो क्या है, ये एक CSRF की वल्नरेबिलिटी है ऑन वेब सॉकेट्स। The first step to performing this attack is to review the WebSocket handshakes that the application carries out and determine whether they are protected against CSRF or not. सबसे बेसिक तरीका कि सबसे पहली चीज़ हमारे केस में क्या होगी कि कोई CSRF से रिलेटेड कोई प्रोटेक्शन यहाँ पर है या नहीं जो हैंडशेक को प्रोटेक्ट कर रही है, और वो प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं कोई CSRF जैसे पैरामीटर्स या टोकन्स वहाँ पर यूज़ किए जाने चाहिए। In normal terms, in terms of the normal conditions for CSRF attack, you typically need to find a handshake message that relies solely on HTTP cookies for session handling and does not employ any tokens or other unpredictable values and request parameters. आपको एक ऐसी रिक्वेस्ट देखनी है जिससे आपका वेब सॉकेट का हैंडशेक इनिशिएट हो रहा है, और वो रिक्वेस्ट मैंने क्या बताई थी आपको, रेडी। जो रेडी वाला मैसेज होता है उससे आप क्या इनिशिएट होता है, वेब सॉकेट का हैंडशेक। और उस रिक्वेस्ट में आपको चेक करना है कि कहीं कोई पैरामीटर्स तो नहीं है, और ऐसे पैरामीटर्स जो कि CSRF से रिलेटेड। अगर ऐसे पैरामीटर नहीं होंगे तो जो भी यूज़र वो रेडी मैसेज भेजेगा उस यूज़र का सेशन अटैकर एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि अटैकर के दिए हुए लिंक पर आपने क्लिक किया तो आपने रेडी मैसेज भेजा, और उस कोड में कहीं न कहीं लिखा होगा कि जो भी कंटेंट्स है वो किसको भेजने हैं, अटैकर के सर्वर को, अटैकर के कोलैबोरेटर सर्वर को, या जो भी पब्लिक सर्वर अटैकर के पास है। तो आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपके बिहाफ पे रेडी मैसेज भेजा जाएगा सर्वर के साथ। सर्वर को लगेगा कि कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहता है, और आप वो सारा डेटा फेच करके किसको भेजोगे, अटैकर को भेजोगे। तो वो सारा डेटा एक तरीके से आपका अटैकर एक्सेस कर पाएगा रियल टाइम में, और उसको ऑथराइज किसने किया, आपने खुद किया, आपकी कुकीज़ के थ्रू वो ऑथराइज हुआ है। वो एज अ रिक्वेस्ट जाएगा ना अटैकर के पास कोलैबोरेटर से। कोलैबोरेटर में अटैकर उन चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा जो मतलब भी रिक्वेस्ट डेटा जो होगा, वहां जाएगी वो वहां पे आए। जो भी आप भेजोगे वो अटैकर के पास भी जाता रहेगा, इस तरीके का, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या है, हाँ बिल्कुल सही, मैन इन द मिडल अटैक की तरह है, क्योंकि यहाँ पे हाईजैकिंग है ना, हाईजैकिंग आपका मोस्टली वही होते हैं, मैन इन द मिडल की तरह ही होता है कि आपने किसी के सेशन को ही हाईजैक कर लिया, तो आप देख पाओगे कि वो क्या क्या चैट्स कर रहा है, किस वो तरीके बीच से में वर्क बैठ कर गया रहा है। ना। For example, the following WebSocket handshake request is probably vulnerable to CSRF because the only session token is transmitted in a cookie. जो भी सेशन टोकन है वो कहाँ पे ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, कुकीज के साथ किए जा रहे हैं, मतलब वो कुकी के बेसिस पे ही सारे डिसीजन लेगा। ठीक है, वेब सॉकेट की तो ये आपका तो base64 में एनकोडेड नॉर्मल कंटेंट होता है जो ये बताता है कि ये यूजर कुछ ना कुछ वेब सॉकेट का कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहता है। ये तो ये बता रहा है, ये कोई CSRF की तरह टोकन वगैरह नहीं है, क्योंकि सर्वर जो है वो ज़्यादातर डिसीजन किसके थ्रू लेता है, सेशंस के थ्रू ले रहा है। नहीं तो यहाँ पर एक और पैरामीटर ऐड कर सकता था सर्वर की, CSRF, या एक टोकन ऐड कर देता जिससे वो टोकन को किसके साथ कंपेयर किया जाता, सेशन के साथ। और अगर दोनों चीज़ें मैच करती, क्योंकि जो यूज़र क्लिक करता है उसका टोकन यूज़ किया जाता है, ठीक है, और सॉरी उसका कुकी यूज़ किया जाता है, जो यूज़र क्लिक करता है उसकी कुकीज़ यूज़ की जाती हैं, और जो आपके वेब पेज पे कंटेंट होता है उसमें जो CSRF टोकन या ऐसा कुछ होगा वो यूज़ किया जाता है। तो कंटेंट किसने दिया आपको, अटैक करना है, क्लिक कौन कर रहा है, यूज़र। दोनों मैच नहीं करेंगे अगर CSRF जैसा कुछ डिफेंस यहाँ पर होता, CSRF टोकन जैसा कुछ, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो सिर्फ डिसीजन किसके बेसिस पे लिया जाएगा, सेशंस के थ्रू, कि किसका सेशन वेब सॉकेट का सेशन यूजर को या अटैकर को प्रोवाइड करना है, तो वो सारा डिसीजन किसके बेसिस पे लिया जाएगा यहाँ पे, सेशंस के। ठीक है? तो इस अटैक को एक बार दोबारा से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस पूरे अटैक को एक बार पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको हम परफॉर्म करके देखेंगे कि कैसे परफॉर्म किया जाता है, फिर वही नेक्स्ट क्लास में हम लोग CSRF वाला जो था अटैक वो भी करके देखेंगे।
दोनों बहुत सिमिलर हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वो बताऊंगा।